हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो के अंदर हम आयनिक बॉन्ड्स के बारे में बात कर रहे थे। हमने क्लासिफाई किया था टाइप्स ऑफ बॉन्ड को 3 टाइप्स के अंदर, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिसमें से आयनिक बॉन्ड की हम कंप्लीट स्टडी कर चुके हैं। इस वीडियो के अंदर हम कोवलेंट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड यानी कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है इन दोनों के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जो डेफिनेशन है इसके अंदर देखिए, ए कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्मेड बाय इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एटम। जो इक्वल शेयरिंग होती है दो एटम्स के बीच में, जब इलेक्ट्रॉन्स की इक्वल शेयरिंग के थ्रू बॉन्ड बनेगा तो उसे हम क्या कहेंगे, कोवलेंट बॉन्ड। या फिर इन अनदर वर्ड्स यू कैन आल्सो से द बॉन्ड फॉर्मेड बिटवीन द एटम्स बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन देम, द एटम्स मे बी सेम और डिफरेंट। जिन भी दो एटम्स के बीच में म्यूचुअल शेयरिंग होगी वो दोनों एटम सेम टाइप के भी हो सकते हैं और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के भी हो सकते हैं। यानी मेन क्या है, यहाँ पर म्यूचुअल शेयरिंग होगी। जो भी दो एटम्स हैं उनके बीच में जो बॉन्ड बनना है वो दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन देंगे बॉन्ड बनाने के लिए। दोनों एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ एक कंप्लीट ट्रांसफर करवा रहा है अपने इलेक्ट्रॉन को, लाइक एज एन आयनिक बॉन्ड। ठीक है, तो कोवलेंट बॉन्ड के अंदर क्या होता है, म्यूचुअल शेयरिंग होती है। इस वर्ड को ध्यान में रखें। किसकी म्यूचुअल शेयरिंग होगी, ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब देखिए यहाँ पे कोवैलेंसी क्या होती है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बाय ईच एटम। जितने भी इलेक्ट्रॉन शेयर किए जाएंगे हर एक एटम के थ्रू, ठीक है, इन द फॉर्मेशन ऑफ ए कोवलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड कोवैलेंसी। वो उसकी कोवैलेंसी कहलाएगा। जितने भी इलेक्ट्रॉन्स कोई एटम शेयर करेगा वो उसकी कोवैलेंसी कहलाएगा। जैसे देखिए फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लेके चलते हैं H2। H2 गैसियस मॉलिक्यूल होता है, हाइड्रोजन एंड दिस इज सेकंड हाइड्रोजन। दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है, क्योंकि हाइड्रोजन के पास जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 1। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा, 1s1। यानी इस हाइड्रोजन के पास भी अपना एक इलेक्ट्रॉन है और इस हाइड्रोजन के पास भी अपना एक इलेक्ट्रॉन है। जब दोनों के बीच में कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, म्यूचुअल शेयरिंग होगी, इसका मतलब क्या है, ये इसके इलेक्ट्रॉन का यूज करेगा और ये इसके इलेक्ट्रॉन का यूज करेगा। अब जब ये इसके इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग के अंदर इसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया है, इसने अपना दिया है, तो टोटल इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2। और 2 इलेक्ट्रॉन होते ही कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 1s2, जो कि हीलियम के इक्वल आ जाता है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है, तो बॉन्ड यहाँ पे बन जाएगा। इसी तरीके से इस हाइड्रोजन का ये इलेक्ट्रॉन तो इसी का था, इसने ये वाला क्या किया है, म्यूचुअल शेयरिंग के अंदर ले रखा है। तो दोनों जो है एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को यूज करेंगे और इस वजह से जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है वो बन जाएगा। और यहाँ पर जो बॉन्ड बन रहा है कोवलेंट नेचर का है, क्योंकि दोनों ने अपने अपने इलेक्ट्रॉन म्यूचुअल शेयरिंग के अंदर दे रखे हैं यहाँ पे। ओके, और एग्जांपल लेते हैं हम CH4 कार्बन। कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 4, 1 2 3 4। देखिए जो कार्बन होता है एटॉमिक नंबर होता है 6, 1s2, 2s2 एंड 2 ठीक है, टोटल इलेक्ट्रॉन 6 हो गए। आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 तो s में है और 2 किस में है, p के अंदर है। तो टोटल कितने हो गए, 4 हो गए इसके पास। तो यहाँ पर 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो बना रखे हैं। 4 हाइड्रोजन अटैच है, यानी एक हाइड्रोजन ये, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये बना दिया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड बनेगा तो सारे के सारे म्यूचुअल शेयरिंग करवाएंगे अपने इलेक्ट्रॉन की। तो चारों के चारों जो हाइड्रोजन है इन्होंने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन म्यूचुअल शेयरिंग के अंदर दे रखा है यहाँ पर। तो अगर ये इसके इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग के अंदर ले रहा है तो इसका डुप्लेट कंप्लीट इस हाइड्रोजन का, इसी तरीके से इसका भी डुप्लेट कंप्लीट, इसका भी डुप्लेट कंप्लीट हो जा रहा है और इसका भी। यानी ये तो ईजिली बॉन्ड बना लेंगे। कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, इसे चाहिए टोटल कितने, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि p के अंदर टोटल 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इसके पास प्रेजेंट है, 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो जब यहाँ पे म्यूचुअल शेयरिंग की बात हो रही है, अगर हाइड्रोजन कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स का यूज कर रहा है तो ये भी तो इन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स का यूज करेगा और इस तरीके से इसका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो जाएगा। और शेयरिंग के अंदर इसने इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को भी लिया है, इसके इलेक्ट्रॉन को भी, इसके और इसके इलेक्ट्रॉन को भी। यानी चारों जो हाइड्रोजन है उनके इलेक्ट्रॉन्स जो म्यूचुअल शेयरिंग के अंदर यूज में आ रहे हैं वो कार्बन भी उन्हें शेयर कर रहा है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा वो किस नेचर का रहेगा, कोवलेंट नेचर का बॉन्ड बनेगा। और इस वजह से इसकी जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके की बना के दिखा सकते हैं हम। ओके, तो इस तरीके से जो कोवलेंट बॉन्ड है वो बनते हैं म्यूचुअल शेयरिंग के थ्रू। अब Cl2 एक एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ। Cl2 के बीच में जो बॉन्डिंग है वो आप मुझे करके दिखाएंगे कि किस तरीके की जो कोवलेंट बॉन्ड है किस तरीके से बनेगा इसके अंदर।
एक तो किस में बनाएंगे आप, Cl2 के अंदर बनाएंगे, एक बनाएंगे H2O के अंदर। ओके, ये दो एग्जांपल आपको खुद से करने हैं यहाँ पर। अब हम बात करते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक की। फिजिकल स्टेट, जो फिजिकल स्टेट है ये लिक्विड और गैस दो फेज के अंदर प्रेजेंट होते हैं। किस किस में प्रेजेंट रह सकते हैं, लिक्विड और गैस स्टेट के अंदर जनरली, इनके अलावा सॉलिड के अंदर भी प्रेजेंट रह सकते हैं कोवलेंट बॉन्डेड जो मॉलिक्यूल्स होते हैं। जैसा हम ये कह रहे थे कि जो सॉल्ट होते हैं वो किस फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, सॉल्ट जो भी होते हैं, सॉरी जो आयनिक सॉल्ट्स होते हैं, जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो सॉलिड फेज के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। उसी तरीके से ये तीनों फेज के अंदर एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन मेनली लिक्विड और गैस के अंदर हम इन्हें कंसिडर कर रहे हैं। डायरेक्शनल नेचर, क्योंकि यहाँ पर जो बॉन्ड है वो म्यूचुअल शेयरिंग से बन रहा है, किसी भी तरीके का कोई भी चार्ज का सेपरेशन किसी भी जो एग्जांपल है मॉलिक्यूल का उसके अंदर नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या है, डायरेक्शनल नेचर के प्रेजेंट होते हैं, एक इक्वालिटी रहती है इनमें। इसके बाद है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि इनके अंदर कोई आयनिक बॉन्ड नहीं होता है। स्ट्रॉन्ग जो कोवलेंट बॉन्ड है वैसे तो ये काफी स्ट्रॉन्ग रहता है, लेकिन आयनिक के कंपैरिजन में इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो थोड़ा लो रहता है। क्यों, क्योंकि इनके बीच में जो मॉलिक्यूल है, जैसे एक H2 मॉलिक्यूल और दूसरे H2 मॉलिक्यूल के बीच में सिर्फ वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो ही काम कर पाते हैं, क्योंकि इन पे किसी तरीके का कोई चार्ज जनरेटेड नहीं होता है। ठीक है, तो इनके बीच में थोड़ा सा जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में गैप मेंटेन रहता है, तो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वीक वंडरवाल फोर्स प्रेजेंट होने की वजह से कम होता है। सॉल्युबिलिटी, ये वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं लिटिल बिट क्वांटिटी के अंदर, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर ये इजीली सॉल्युबल हो जाते हैं। हालांकि ये वाटर के अंदर भी सॉल्युबल रहते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर भी। नॉन कंडक्टिंग नेचर, ये नॉन कंडक्टर्स होते हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी जो है उनको अपने अंदर से फ्लो नहीं होने देते हैं, जनरली नॉन कंडक्टिंग नेचर के होते हैं। और रिएक्शन किस तरीके की है यहाँ पर, जैसे देखिए HCl हम ले रहे हैं, ठीक है, HCl, तो ये क्या देता है, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन देता है डिसोसिएट होने पर। या फिर आप ये कह सकते हैं जो HCl है वो किसके कॉम्बिनेशन से बनेगा, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के कॉम्बिनेशन से क्या बन रहा है, HCl बन रहा है। तो इसके अंदर जो बॉन्ड बनेगा यहाँ पे वो कैसे नेचर का है, कोवलेंट नेचर का है। अब ये मत सोचना कि H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव दे रहा है, इसके लिए तो आयनिक बॉन्ड बनना चाहिए, नहीं, HCl के अंदर कोवलेंट बॉन्ड बनता है, जबकि जो NaCl होता है इसके अंदर हमेशा कौन सा बॉन्ड बनता है, इसके अंदर जो बॉन्ड है वो बनता है आयनिक। ध्यान रखिए इस चीज का, NaCl के अंदर कैसा बनता है, आयनिक बन जाता है, लेकिन HCl के अंदर कैसा बॉन्ड बनता है, कोवलेंट बॉन्ड बनता है। ध्यान रखिए इस चीज का। अभी यहाँ पे कोवलेंट क्यों बताया है ये मैं आपको बताऊंगी, उसके लिए नेक्स्ट जब वीडियोस बनाऊंगी उनमें से किसी न किसी वीडियो के अंदर इस चीज की एक्सप्लेनेशन कंप्लीट दी जाएगी। तो जो कैरेक्टरिस्टिक है कोवलेंट के वो ये लिखे हुए हैं यहाँ पर, एग्जाम्पल्स, डेफिनेशन आपको अच्छे से याद करनी है। ये तो बात हुई सिर्फ किसके बारे में, जो कोवलेंट बॉन्ड है हमारा उसके बारे में। अब हम फर्दर इसी के अंदर इंक्लूड कर रहे हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। मैं एक बार इसे रब कर देती हूँ। जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है वो भी उसे डेटिव बॉन्ड के नाम से भी जाना जाता है। जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है उसे डेटिव बॉन्ड के नाम से जाना जाता है। दो कंसेप्ट यहाँ पर जो बेसिक आयनिक और कोवलेंट के अंदर हमने पढ़ लिया है वो कोऑर्डिनेट के अंदर तो रिपीट होगा नहीं, इसका मतलब उसके अंदर कोई ना कोई नया कंसेप्ट जनरेट हो रहा है। जो थर्ड टाइप थी वो हमारी थी कोऑर्डिनेट बॉन्ड, या फिर हम क्या कह रहे थे इसे, डेटिव बॉन्ड। कई बार कोऑर्डिनेट के नाम से ना पूछकर जो एग्जामिनर होता है वो आपसे डेटिव बॉन्ड के बारे में पूछेगा, तो बोथ आर द सेम थिंग। कोऑर्डिनेट बॉन्ड के अंदर क्या होता है, सिर्फ एक जो एटम होता है वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा, या बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट करवाएगा, और जो अनदर एटम जो होता है वो उसे इजीली एक्सेप्ट कर लेता है, उसकी बॉन्डिंग को इजीली एक्सेप्ट कर लेगा, अपने खुद के इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। एक ही एटम अपने इलेक्ट्रॉन पेयर का यूज करता है बॉन्ड बनाने के लिए, दूसरा सिर्फ क्या करता है, उस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का यूटिलाइजेशन करता है, उस बॉन्ड का यूज करता है, लेकिन अपने खुद के इलेक्ट्रॉन कभी भी नहीं देगा बॉन्ड बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल देखिए इसके अंदर, जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर एक सिंपल सा मॉलिक्यूल ले रही हूँ मैं, ओजोन O3। ओजोन की जो स्ट्रक्चर होती है वो कुछ इस तरीके की होती है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है वो बनाने के लिए हमें एरोमार का यूज करना पड़ता है। जो एटम इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा होगा वो इसके टेल साइड के अंदर लिखा हुआ होगा, जो डोनेट करेगा। डोनेट करने का मतलब है जो अपने लोन पेयर को देगा।
लोन पेयर कह सकते हो या फिर आप क्या कह सकते हो, इलेक्ट्रॉन पेयर भी कह सकते हो, क्योंकि एक बॉन्ड को बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, तो यहाँ पर ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन देगा, जबकि ये क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा सिर्फ लोन पेयर को, और बॉन्ड को इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। तो हमेशा जो डोनर एटम होता है वो एरो हेडेड के टेल पार्ट की साइड रहेगा, और हेड पार्ट की साइड कौन सा रहेगा, जो एक्सेप्ट करेगा। जैसा कि यहाँ पे मैंने दिखाया है, जो ऑक्सीजन होते हैं इनके पास टोटल जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं टोटल 6, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके पास 2 तो यहाँ प्रेजेंट है, 2 इसने यहाँ पर दे दिए बॉन्ड बनाने के लिए, 2 इलेक्ट्रॉन बचे, उसका क्या किया इसने, इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड के अंदर इसने 2 इलेक्ट्रॉन लगा दिए और इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लिया। यानी इसने तो एक भी इलेक्ट्रॉन अपना यूटिलाइज किया ही नहीं, इसके तो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन एज इट इज इसके पास प्रेजेंट है, जबकि इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ दिए बॉन्डिंग के अंदर, और कितने प्रेजेंट रह गए इसके पास, 4 इलेक्ट्रॉन एज इट इज प्रेजेंट है। तो इसका मतलब क्या है कि इस ऑक्सीजन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए यहाँ पर इस बॉन्ड को बनाने के लिए। तो ये जो बॉन्ड है ये किस नेचर का है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ओके। इसी तरीके से जो NH3 है, अगर इसे H पॉजिटिव मिल जाता है तो NH3 के पास भी क्या रहता है, लोन पेयर प्रेजेंट रहता है, ये अपने लोन पेयर को डोनेट करेगा और इस H पॉजिटिव के साथ क्या करेगा, बॉन्ड बना लेगा। NH3 को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ H3N, कोई दिक्कत नहीं है, इसके पास जो लोन पेयर था वो देगा और इस हाइड्रोजन के साथ ये बॉन्ड बना लेगा। तो यहाँ पर जो बॉन्ड बना वो किस नेचर का है, कोऑर्डिनेट नेचर का है, डेटिव नेचर का बॉन्ड है। इसी तरीके से NH3 जो है ये BF3 के साथ जो बॉन्ड बनाएगा तब भी क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड है, यानी इसके पास लोन पेयर प्रेजेंट है, और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है। डेफिशिएंट का मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो ये क्या करेगा, इसके 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो दिए जाएंगे और ये इजीली उसे एक्सेप्ट कर लेगा, और इस तरीके से बॉन्डिंग हो जाएगी इन दोनों के बीच में, और ये कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये तो रिएक्शन को शो करने के लिए एरो मार्क का हम यूज कर रहे हैं, लेकिन ये वाला एरो मार्क क्या दिखा रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को दिखा रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, या फिर हम क्या कह सकते हैं इसे, डेटिव बॉन्ड, इसे दिखाने के लिए यूज में लाया गया है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है। इसमें लोन पेयर को, जो इलेक्ट्रॉन पेयर है उसका कंप्लीट ट्रांसफर किया जाता है एक स्पीसीज से दूसरे स्पीसीज के ऊपर, और इसे किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, एरो मार्क से रिप्रेजेंट किया जाता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो तीनों टाइप के बॉन्ड पढ़ लिया आपने। आयनिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट के नाम से भी जाना जाता है उसे, सेकंड नंबर के ऊपर था कोवलेंट, और थर्ड कौन सा है, कोऑर्डिनेट या फिर डेटिव बॉन्ड। इन तीनों को आप अलग अलग से अपने नोट्स में इंक्लूड करें, एग्जांपल्स को क्लेरिफाई करें, बिल्कुल अच्छे से याद करें, और जो तीनों हैं इनको इनके एग्जांपल्स के साथ साथ इन्हें अलग अलग नोट्स के अंदर इंक्लूड करें।